कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह लेजेंडरी एक्टर गोवर्धन असरानी की, जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये खबर तब आई जब कोई इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ घंटे पहले ही तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी और फिर अचानक शाम होते होते ये दिल तोड़ने वाली खबर आई। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके मैनेजर ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज श्मशान घाट पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में किया गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई। फैंस से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक हर कोई उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर को याद कर रहा था। अल्लाह को सलाम करेंगे और उस सफर को फिर से जिएंगे जिसने एक आम लड़के को बॉलीवुड का सबसे यादगार कॉमेडियन बना दिया। ये कहानी है उस कलाकार की जिसे हम सिर्फ एक कॉमेडियन समझने की भूल कर बैठते हैं। ये कहानी है जयपुर के उस लड़के की जिसने अपने सपनों के लिए घर छोड़ा था। और ये कहानी है उस अंग्रेजों के जमाने के जेलर की जिसने अपनी कला से वक्त को भी मात दे दी। ये कहानी है असरानी की। बोल हरामखोर। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1941 को भारत की गुलाबी नगरी जयपुर में। एक मध्यम वर्गीय सिंधी हिंदू परिवार में गोवर्धन असरानी का जन्म हुआ। उनका परिवार भारत के विभाजन के बाद जयपुर में आकर बस गया था, जहां उनके पिता ने कालीनों का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। असरानी 7 भाई बहनों के बीच पले बढ़े। घर में व्यापार का माहौल था, लेकिन इस बच्चे की आंखों में दुकान के हिसाब किताब नहीं बल्कि किरदारों के ख्वाब बसते थे। बचपन से ही वो जानते थे कि उनकी दुनिया नंबरों और बही खातों से अलग है। और तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 6 28, और तो 11, 11 7 18, 18 तो 20, 20 6 26। गणित में वो बेहद कमजोर थे, लेकिन जब बात एक्टिंग की आती तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। स्कूल में वो अपने टीचर्स और दोस्तों की ऐसी मिमिक्री करते थे कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। ये वो पहली चिंगारी थी जो बता रही थी कि ये लड़का एक दिन हंसी का बादशाह बनेगा। लेकिन हर सपने की राह आसान नहीं होती। उनके पिता को लगता था कि एक्टिंग में कोई भविष्य नहीं है। वो अक्सर कहते, एक्टिंग में कुछ नहीं रखा, दुकान पर ध्यान दो। लेकिन असरानी का दिल तो कुछ और ही चाहता था। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक शौक नहीं, एक जुनून था। उन्होंने थिएटर में अपना पहला कदम रखा और महसूस किया कि स्टेज मेरा मंदिर है। यहीं उन्होंने अपनी कला को तराशना शुरू किया। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में एक वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनका पहला एक्टिंग स्कूल था। यहाँ उन्होंने अपनी आवाज को साधना सीखा। बिना कैमरे के सामने आए सिर्फ आवाज के उतार चढ़ाव से भावनाओं को व्यक्त करने की कला उन्होंने यहीं सीखी। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया। अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को चुना। 1962 में एक सूटकेस में कुछ कपड़े और आंखों में हजारों ख्वाब लिए वो जयपुर से बॉम्बे, अब मुंबई आ गए। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर कितना मुश्किल होने वाला है, लेकिन उनके पास एक हथियार था, उनकी हंसी और अटूट हिम्मत। कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन यह शहर हर किसी के सपने पूरे नहीं करता। असरानी जब मुंबई पहुंचे तो हकीकत उम्मीदों से बहुत अलग थी। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। वो एक छोटे से चौल के कमरे में रहते थे, जहां कई रातें उन्हें बिना खाना खाए गुजारनी पड़ी। वो स्टूडियो के चक्कर काटते, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगती। लेकिन असरानी हार मानने वालों में से नहीं थे। 1963 में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। रशीदा ने उनकी आंखों में वो चिंगारी देखी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस हीरे को अभी तराशने की जरूरत है। उन्होंने असरानी को सलाह दी कि वो पेशेवर तरीके से एक्टिंग सीखें। ये सलाह असरानी के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, अब FTII, में दाखिला ले लिया। वो संस्थान के सबसे पहले एक्टिंग बैच का हिस्सा थे। FTII में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा और जया भादुड़ी जैसे दोस्त मिले, जो आगे चलकर इंडस्ट्री के बड़े नाम बने। यहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। लेकिन जब वो 1966 में अपनी डिग्री लेकर वापस मुंबई आए तो उन्हें एक और कड़वे सच का सामना करना पड़ा। उस दौर में इंडस्ट्री में ट्रेनिंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। निर्माता उनकी डिग्री देखकर हंसते और कहते, एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्या? यहाँ बड़े बड़े स्टार्स बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, तुम क्या चीज हो? ये शब्द किसी भी नौजवान का दिल तोड़ने के लिए काफी थे। 2 साल तक वो काम के लिए भटकते रहे। पेट पालने के लिए वो एक एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोफेसर के रूप में FTII वापस लौट आए और भविष्य के सितारों को अभिनय सिखाना शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी FTII के दौरे पर आईं। असरानी और उनके बैच के साथियों ने हिम्मत करके अपनी शिकायत सीधे मंत्री के सामने रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये शिकायत उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इंदिरा गांधी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और मुंबई जाकर निर्माताओं से इन प्रशिक्षित एक्टर्स को काम देने के लिए कहा। इसका असर तुरंत हुआ। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो खुलने लगे। जया भादुड़ी को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में कास्ट किया गया और उसी फिल्म में असरानी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। धर्मेंद्र है ना, अपना धर्मेंद्र, जो कहूँ करेक्ट। उनका पहला ब्रेक 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से मिला, लेकिन असली पहचान गुड्डी से ही मिली। और फिर 1973 में आई फिल्म आज की ताजा खबर ने उन्हें स्टार बना दिया।
Chachi, give me that salwar suit. I'll take it. I'm the elder one, no? You relax, I'll take it. Don't bother, Chachi guys. We'll all take it. ताजा खबर ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। असरानी ने साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत हो तो मुंबई में सिर्फ सपने बिकते नहीं बल्कि पूरे भी होते हैं। 70 और 80 का दशक बॉलीवुड का सुनहरा दौर था और इस दौर के बादशाह थे असरानी। वो ऋषिकेश मुखर्जी और मनमोहन देसाई जैसे बड़े डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए थे। उस समय हर फिल्म में असरानी का होना मतलब हंसी की गारंटी माना जाता था। चुपके चुपके, अभिमान, अमर अकबर एंथनी, नमक हराम जैसी अनगिनत फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी दोस्ती सुपरस्टार राजेश खन्ना से इतनी गहरी थी कि राजेश खन्ना अक्सर अपनी फिल्मों में असरानी को लेने की जिद करते थे। दोनों ने मिलकर 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और फिर आया साल 1975 और वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया, शोले। इस फिल्म में असरानी का रोल सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन उन 5 मिनटों ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो किरदार था अंग्रेजों के जमाने के जेलर का। ये सिर्फ एक कॉमिक रोल नहीं था, इसके पीछे गहरी तैयारी थी। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें यह भूमिका ऑफ करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध पर एक किताब दी और उसमें एडोल्फ हिटलर की तस्वीरों की ओर इशारा किया। सिप्पी चाहते थे कि इस किरदार में हिटलर जैसा प्रभाव हो जो अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे। असरानी ने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की। वो FTII गए और वहां हिटलर के भाषणों की रिकॉर्डिंग सुनी। उन्होंने हिटलर की आवाज के उतार चढ़ाव और उसके बोलने के अंदाज का गहरा अध्ययन किया। इसी तैयारी से उस अमर डायलॉग का जन्म हुआ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खोखले अधिकार और औपनिवेशिक मानसिकता पर एक तीखा व्यंग्य था। कहा जाता है कि जब असरानी सेट पर ये डायलॉग बोलते थे तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे और कई बार अपने डायलॉग भूल जाते थे। रमेश सिप्पी अपने काम में परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने पूरे दिन की शूटिंग सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि असरानी के पीछे खड़े होने वाले 2 जूनियर आर्टिस्ट सेट पर नहीं आए थे। ये दिखाता है कि सिप्पी के लिए ये किरदार कितना महत्वपूर्ण था। शोले ने असरानी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। असरानी का करियर जितना सफल रहा उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। पहला विवाद जुड़ा था शोले से। कहा जाता है कि शोले में असरानी के कई मजेदार सीन एडिटिंग में हटा दिए गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 20 दिन शूट किया था लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ 5 मिनट का रोल था। इस बात को लेकर मीडिया में खबरें छपी कि असरानी डायरेक्टर रमेश सिप्पी से नाराज हैं। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि शोले उनकी पहचान है और उन्हें फिल्म से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा विवाद था सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी कोल्ड वॉर का। नमक हराम और आपकी कसम जैसी फिल्मों के दौरान सेट पर दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी। गॉसिप के गलियारों में कहा गया कि राजेश खन्ना को असरानी की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से खतरा महसूस होने लगा था। उन्हें डर था कि कहीं असरानी उन पर भारी न पड़ जाए। इस घटना के बाद दोनों ने सालों तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, लेकिन बाद में एक अवार्ड शो में वो गले लग गए और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तीसरा और सबसे दिलचस्प विवाद था राजनीतिक। जब शोले रिलीज हुई उसके ठीक 2 महीने पहले देश में इमरजेंसी लगी थी। असरानी के जेलर वाले किरदार को कई लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर एक व्यंग्य के रूप में देखा। उनका डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, एक राजनीतिक प्रतीक बन गया था जो सत्ता के गुरूर पर चोट करता था। हालांकि असरानी ने हमेशा यही कहा कि उनका काम लोगों को हंसाना है, डराना नहीं। स्टारडम की चकाचौंध के पीछे अक्सर एक अंधेरा भी छिपा होता है। असरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हंसी के बादशाह बन चुके थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई। लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी में ही देखना चाहते थे। उन्हें एक कॉमेडियन के खांचे में बांध दिया गया था। असरानी एक वर्सटाइल एक्टर थे। वो गंभीर भूमिकाएं भी करना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें मौका देने को तैयार नहीं थी। 1977 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जो काफी हद तक उनकी अपनी कहानी थी, चला मुरारी हीरो बनने। उन्होंने न केवल इस फिल्म का निर्देशन किया बल्कि इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। ये फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी थी जो एक्टर बनने के लिए घर से मुंबई भाग जाता है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, हेडलाइंस छपी, असरानी सीरियस एक्ट नहीं कर सकते। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो डिप्रेशन और असुरक्षा के दौर में चले गए। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना भी कम हो गया। 80 के दशक के अंत में एक्शन फिल्मों का दौर आया और फिल्मों में एक समर्पित कॉमेडियन की भूमिका खत्म होने लगी। हीरो खुद ही कॉमेडी करने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें महीनों तक कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई। जो कलाकार कल तक हर फिल्म की जान हुआ करता था, आज वो काम के लिए तरस रहा था। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन असरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर हंसी बंद हो जाए तो दुनिया रुक जाएगी। वो जानते थे कि ये अंधेरा अस्थायी है और उनकी हंसी एक दिन फिर से लौटेगी। एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता, वो बस नए दौर के साथ खुद को ढाल लेता है। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक में असरानी ने एक ऐसी शानदार वापसी की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस वापसी के हीरो बने डायरेक्टर प्रियदर्शन। हेरा फेरी, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग और भूल भुलैया जैसी फिल्मों ने असरानी को एक नई पीढ़ी से मिलवाया। इन फिल्मों में उनके किरदार छोटे थे लेकिन यादगार थे। हेरा फेरी में उनका बैंक मैनेजर का किरदार हो या भूल भुलैया का मुरारी, हर रोल में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने रोहित शेट्टी और डेविड धवन जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया और धमाल और बोल बच्चन जैसी सफल कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा बने। एक बार हेरा फेरी के सेट पर उन्होंने कहा था, मैं कॉमेडी नहीं छोड़ूंगा, कॉमेडी मुझे नहीं छोड़ती। और ये बात सच साबित हुई। कैमरे की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे गोवर्धन असरानी एक बेहद सादे और पारिवारिक इंसान थे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पत्नी अभिनेत्री मंजू असरानी। दोनों की प्रेम कहानी आज की ताजा खबर और नमक हराम के सेट पर शुरू हुई थी। उन्होंने शादी की और फिर कई फिल्मों में एक साथ काम किया। ये रिश्ता उनकी जिंदगी की वो ठोस नींव बना जिसने उन्हें हर मुश्किल दौर में संभाले रखा। इतनी सफलता के बावजूद असरानी ने कभी स्टारडम का दिखावा नहीं किया। वो हमेशा एक सादगी भरा जीवन जीते रहे।
उन्होंने कई बार कहा है, मैंने फिल्मों से सब कुछ पाया पर परिवार से जीना सीखा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और टिक नहीं, इंडस्ट्री में भी उनके गहरे दोस्त थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार हमेशा उनका बहुत सम्मान करते रहे। असरानी की मेहनत ने उन्हें न सिर्फ नाम और शोहरत दी बल्कि अच्छी खासी संपत्ति भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए थी। ये कमाई उन्होंने फिल्मों, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी और स्टेज शो से की थी। अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला, 1974 में आज की ताजा खबर के लिए और 1977 में बालिका वधू के लिए। इसके अलावा उन्हें जी सिने अवार्ड्स और IIFA जैसे कई प्रतिष्ठित मंचों पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उनकी विरासत पैसों और अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ी है। 20 अक्टूबर 2025 वो दिन जब बॉलीवुड ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। 84 साल की उम्र में असरानी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब आ गया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हंसी का एक लीजेंड चला गया लेकिन उसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी। टीवी चैनलों पर उनके पुराने सीन फिर से चलने लगे। लाखों लोगों ने कहा, असरानी गए नहीं, हर हंसी में बस गए हैं। उनका अंतिम संस्कार बेहद सादे तरीके से परिवार की मौजूदगी में किया गया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी थी, बिना किसी दिखावे के। वो चले गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं हंसी का एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा। असरानी सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। आज हर मिमिक्री आर्टिस्ट के अंदर थोड़ा सा असरानी जरूर है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी सादगी आज भी बेजोड़ है। सोशल मीडिया पर उनकी लाइंस आज भी ट्रेंड करती हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं से लेकर आधे इधर जाओ तक उनके डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनकी विरासत है वो हंसी जो उन्होंने करोड़ों चेहरों को दी है। वो हंसी जो तनाव और मुश्किलों के पलों में भी हमें मुस्कुराने की वजह देती है। कुछ लोग फिल्में करते हैं और कुछ फिल्में उन्हें अमर बना देती हैं। असरानी उन कलाकारों में से हैं जो चले गए हैं पर हर हंसी में, हर खुशी के पल में और हर याद में हमेशा जिंदा रहेंगे। अलविदा असरानी साहब, हमें हंसाने के लिए आपका शुक्रिया। आपकी हंसी हमेशा गूंजती रहेगी।